उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है जापान और फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो बताइए आप लोग, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? तो कहाँ गए थे? अमेरिका, यानी क्या न्यूयॉर्क गए थे। तो न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। तो उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई? पहला ऑप्शन है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, सेकेंड ऑप्शन है सेंट माइकल्स हाई स्कूल, थर्ड ऑप्शन है पटना कॉलेजिएट स्कूल, फोर्थ ऑप्शन है डॉन बॉस्को अकादमी। डॉन बॉस्को अकादमी। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई थी? तो आइए इसका राइट आंसर है पटना कॉलेजिएट स्कूल। क्या होगा? पटना कॉलेजिएट स्कूल, ये इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी, बी है 1936 ईस्वी, सी है 1937 ईस्वी और डी क्या है? 1938 ईस्वी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? क्या होगा इसका? 1936 ईस्वी। और कहां हुआ था? लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में। पूछा जाएगा जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ। और कहां हुआ? लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब का लड़का खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? सेन साहब का जो लड़का था खोखा, क्या नाम था? खोखा। इसका दूसरा नाम भी कासू था। दूसरा नाम क्या था? कासू। तो सेन साहब का लड़का जो खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? ऑप्शन है सेन साहब ने, बी मदन ने, सी गिरधर लाल ने और डी क्या है? मिसेस सेन ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मदन ने। सेन साहब को लड़का का जो दांत था वो कौन तोड़ दिया था? मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। और गिरधर लाल जो है ना, खोखा के पिता यानी सेन साहब के फैक्ट्री जो था, कंपनी था, उसका क्या था? किरानी था। और उसी गिरधर लाल का बेटा मदन जो खोखा के क्या किए? दो दो दांत तोड़ डाले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नाच रहा था? यानी यहां पे होगा नचा रहा था। क्या होगा? नचा रहा था। निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है खोखा, दूसरा है रजनी, तीसरा है मदन और चौथा क्या है? आरती। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइएगा। तो देखिए, निम्न में से कौन पड़ोसियों के साथ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो कौन नचा रहा था? कौन नचा रहा था? मदन। क्या होगा इसका आंसर? मदन होगा। कौन नचा रहा था लट्टू? मदन नचा रहा था। तब न वहीं पे नचाया। तब उसके बाद खोखा जाकर वहां क्या बोला था? हम भी लट्टू खेलेगा। आइए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। ओ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो उच्चतर शिक्षा के लिए बताए थे भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे। कहां गए थे? अमेरिका। और इसके बाद गए थे इंग्लैंड। तो उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो अमेरिका गए थे। कहां गए थे? अमेरिका। ये क्वेश्चन एक बार और हुआ था।
अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। तो देखिए कविता, नाटक, रेखाचित्र, भाषण। क्या होगा, भारत से हम क्या सीखे, क्या है। देखिए याद रखिएगा, भौ से क्या होता है, भौ से भारत और भौ से भाषण। क्या होगा, भाषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। क्या होगा आंसर, भाषण। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, भाषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है, स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर को। पहला ऑप्शन क्या है, इसका फर्स्ट ऑप्शन मैक्स मूलर को, सेकंड ऑप्शन क्या है विलियम्स मूलर को, थर्ड ऑप्शन वारेन हेस्टिंग को, और फोर्थ ऑप्शन क्या है विलियम जोन्स को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। किनको कहा है, मैक्स मूलर को। किनको कहा है, मैक्स मूलर को। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैक्स मूलर को। स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है, तो मैक्स मूलर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। क्या है क्वेश्चन, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है अमरकांत, सी है यतीन्द्र मिश्र, और डी क्या है भीमराव अंबेडकर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइएगा। चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, या अमरकांत होगा, या यतीन्द्र मिश्र होगा, या भीमराव अंबेडकर होगा। क्या होगा, तो चलिए इसका राइट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा आंसर, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो क्या होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। क्या है क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है। तो देखिए भारत से हम क्या सीखे हिंदी साहित्य के जो किस विधा में रचित है, यानी इसका विधा पूछ रहा है। जैसे कोई लेखक कोई चीज लिखता है, कविता लिखता है, कहानी लिखता है, तो ये जो भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक कौन है, भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार मैक्स मूलर जी। और इन्होंने मैक्स मूलर ने क्या रूप दिया है, क्या लिखा है, ये क्या है। पहला ऑप्शन है देखिए इसका शिक्षा शास्त्र है, दूसरा कहानी है, तीसरा कविता है, और चौथा क्या है भाषण है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आंसर, भारत से हम क्या सीखेगा। तो बताए थे भौ से भारत और भौ से भाषण, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर भाषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। देखिए बोल रहा है लेखक गुणाकर मूल्य की भाषा क्या थी। क्या है, लेखक गुणाकर मूल्य की भाषा क्या थी। क्या है, पहला ऑप्शन है इसमें हिंदी, दूसरा क्या है मराठी, तीसरा पंजाबी, और चौथा गुजराती। क्या होगा आंसर, लेखक गुणाकर मूल्य की भाषा क्या थी। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा मराठी। गुणाकर जी जो थे ना, गुणाकर मूल्य जी जो थे, इनका जो भाषा था वो क्या था, मराठी। और मराठी महाराष्ट्र का भाषा है। कहाँ का है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। क्या है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। तो देखिए पहला ईसाई धर्म, दूसरा है सिख धर्म, तीसरा है बहाई धर्म, और चौथा क्या है सिंटो धर्म। तो गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। तो गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था, राइट आंसर है सिख धर्म का। किस धर्म का, सिख धर्म का। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, सिख धर्म का। ओके चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कितना होगा? 13 नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन क्या? हमारे पड़ोसी देश नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए हमारा जो पड़ोसी देश है ना, उसका जो भाषा है किस लिपि में लिखा जाता है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है चित्रलिपि। पहला क्या ऑप्शन? चित्रलिपि। दूसरा है देवनागरी लिपि, और तीसरा अरबी लिपि, और चौथा क्या है? सिलेबरी लिपि। तो क्या होगा इसका सही आंसर? 13 नंबर बताइएगा। तो देखिए इसका जो है ना, हमारे पड़ोसी देश नेपाली और नेवारी भाषा है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में ही। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए पाठ्य पुस्तक में क्या क्वेश्चन? पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के, यहां पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण है, थोड़ा गड़बड़ है। पूजा पाठ और कर्म कांड पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है हंसने पर, दूसरा है यहां होगा रोने पर, तीसरा क्या? अपशब्दों का प्रयोग करने पर, और चौथा है राम नाम के कीर्तन पर। तो पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक जो है उनका जो प्रथम पद है उनके आधार पे वो कहना चाहते हैं, यानी राम नाम की, वो बोलते हैं ना, राम नाम के बिना इस जगत में जन्म क्या है? व्यर्थ है। तो राम नाम के कीर्तन पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? राम नाम के कीर्तन पर। इसका आंसर क्या होगा? राम नाम के कीर्तन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ कौन है? क्या है क्वेश्चन? निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? क्या है? निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? पहला ऑप्शन है नंदीनाथ। पहला ऑप्शन क्या है? नंदीनाथ। दूसरा ऑप्शन क्या है? कबीराचार्य। दूसरा ऑप्शन कबीराचार्य। तीसरा ऑप्शन है महावीराचार्य, और चौथा है शंकरदेव। क्या होगा आंसर इसका? निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ है ना? तो ऑप्शन है नंदीनाथ, बी है कबीराचार्य, सी क्या है? महावीराचार्य, और डी शंकरदेव। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? महावीराचार्य। क्या हो जाएगा? महावीराचार्य इसका राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? महावीराचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 16। देखिए बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? क्या है क्वेश्चन? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ए क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन बी क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। तीसरा है ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य, और चौथा क्या है? अमरकांत। तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है अमरकांत। राइट ऑप्शन क्या होगा? अमरकांत, ये डी नंबर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण? ओ सॉरी, संज्ञा यहां पे जो है ना संज्ञा होगा। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर, बी है मित्रता, सी है मंडल, और डी क्या है? आर्यावर्त। देखिए प्रोफेसर पहला ऑप्शन है ना, प्रोफेसर, मित्रता, मंडल, आर्यावर्त। ध्यान से देखिए प्रोफेसर में एक ही प्रोफेसर का, अब यहाँ पे ऑप्शन को देखिएगा, ये मित्रता ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक में होगा नहीं। मंडल एक जाति में आ रहा है। देखिए आर्यावर्त क्या है? एक देश का नाम है, हम लोग का देश जिसका नाम भारत है, और उसी का नाम आर्यावर्त भी। और प्रोफेसर जो कॉलेज के सर होते हैं ना, तो प्रोफेसर देखिए इसमें व्यक्तिवाचक में नहीं आ रहा, नहीं मित्रता आ रहा है, नहीं मंडल। ये कौन होगा ऑप्शन? ये आर्यावर्त होगा व्यक्तिवाचक में। कौन हो जाएगा? आर्यावर्त। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। बहादुर शीर्षक कहानी में
कौन अपने शरीर की मालिश, कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। यानी जो बहादुर जो कहानी है ना, उसका लेखक कौन है, अमरकांत जी है ना। इनका जो कहानी है, इनमें कौन अपने शरीर का जो मालिश है वो बहादुर से कराता था। तो ऑप्शन ए है नवल, बी है पवन, सी है नरेंद्र और डी क्या है, किशोर। तो कौन करवाता था, किशोर करवाता था। कौन करवाता था, किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन है 19। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे। कितने रुपए, 11। 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा। तो देखिए किसने कहा, लेखक की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी ने, बहादुर की माँ ने, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, लेखक की पत्नी या रिश्तेदार की पत्नी, बहादुर की माँ, इनमें से कोई। तो किसने, उनके यहाँ जो रिश्तेदार आया था ना, उनकी पत्नी ने कहा जो मेरा 11 रुपए नहीं मिल रहे हैं, खो गया, और इल्जाम किस पे लगा दिया, बहादुर पे। जबकि वो इल्जाम लगाने कारण था, जब वो आए तो अपने रिश्तेदार के यहाँ मिठाई नहीं ले गए थे, इसके वजह से मतलब वो सोचे जो इस पे इल्जाम लगा देते हैं। और बाद में चल के बहादुर को क्या हुआ था, उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। क्या है क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1911 ईस्वी, बी है 1913 ईस्वी और सी है 1912 और डी क्या है 1914 ईस्वी। तो बताइए 1911 होगा कि 13 होगा कि 12 होगा कि 14 होगा, क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो इसका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर 1912 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1912 ईस्वी। देखिए इसका छोटा डेट उसे 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, जो साहित्य, क्या है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है। वह किस कोटि का होता है, अधम कोटि का होता है, और सांस्कृतिक असमर्थ का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। यानी क्या, ये जो पंक्ति दिया गया, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाता, ये किस, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थ का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया, तो ये बताना है। पहला ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, दूसरा क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तीसरा है परंपरा का मूल्यांकन और चौथा क्या है मछली। तो क्या होगा आंसर, देखिए ये जो है जो साहित्य दूसरों को नकल करके लिखा है, ये है परंपरा का मूल्यांकन। ये जब चैप्टर पढ़िएगा ना आप लोग, तो इसमें ये लाइन मिलेगा, जो साहित्य ना दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह क्या होता है, अधम कोटि का होता है। आप लोग भी जानते होंगे, जैसे एग्जाम में नकल कीजिएगा तो दिक्कत होगा, जो जितना जिसको आता है उतना ही, क्योंकि नकल कितना दिन कीजिएगा, सब दिन तो कर नहीं सकते ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्वामी वल्लभाचार्य ने, दूसरा ऑप्शन क्या है स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, तीसरा ऑप्शन है स्वामी रामदास ने और चौथा ऑप्शन क्या है सूरदास ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, ये इसका राइट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का। ओके देखिए जो भी बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो कितने वर्ष की उम्र में
बिरजू महाराज को संगीत का जो है ना, वो तो बिरजू महाराज संगीत बजाते गाते ही थे। तो कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो ऑप्शन ए क्या है, 28 साल की उम्र में, बी है 25 साल की उम्र में, सी है 30 साल की उम्र में, और डी क्या है 27 साल की उम्र में। तो क्या होगा, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? क्या 28 साल होगा, या 25 साल होगा, या 30 साल होगा, या 27 साल? चलिए, इसका जो राइट आंसर है, ये 27 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज को जो है ना अवार्ड मिला था 27 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 27 साल। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हैं? कवि जो रसखान है ना, वो किस छंद में सिद्ध हैं? तो किस छंद में? तो वो जो है ना, देखिए ऑप्शन ए है दोहा, बी है चौपाई, सी है सवैया, और डी क्या है रोला। तो कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हैं? तो वो है सवैया छंद में। किस छंद में? सवैया छंद। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। देखिए क्या है क्वेश्चन, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बिरजू महाराज जो थे ना, वो कानपुर कितने साल रहे? ऑप्शन ए है 1-1.5 साल, बी है 2-2.5 साल, सी है 4-5 साल, और डी क्या है 7-8 साल। क्या होगा आंसर? बिरजू महाराज जो है कितने साल यानी कितने वर्ष कानपुर में रहे थे? तो ऑप्शन है 1-1.5 साल, 2-2.5 साल, 4-5 साल, और 7-8 साल। क्या होगा आंसर? तो देखिए इसका आंसर होगा 2-2.5 साल। क्या होगा? बिरजू महाराज जो है ना कानपुर में 2 से 2.5 साल रहे थे। कितने साल? 2 से 2.5 साल। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का जो है पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है मास्ती वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन बी क्या है जगत नंजप्पा, और सी है ऑप्शन सी विष्णुवर्धन, और डी क्या है जगदीश शिवपा शेट्टार। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। ये तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 27 नंबर यानी 27। चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, आविन्यो। आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? ऑप्शन ए है व्यवसायियों की, बी है जनता की, और सी क्या है पोप की, और डी क्या है सैनिक की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो पोप की। किनके गतिविधियों पर? पोप का जो उसके मतलब गतिविधि को नजर मतलब ये जो है आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था? किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है क्या नंबर होगा? 28 नंबर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और मगम्मा पैसे लेने को क्या कहते हैं? यानी क्या, देखिए अपने लोग के गांव घर में भी होता है, दही दूध ये सब उठौना लगाया जाता है, महीने भर देना पड़ता है, उसके बाद महीने के अंत में क्या होता है पैसा देना पड़ता है। तो वही है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और मगम्मा पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है क्या, उधार, जारी, दिहाड़ी, बारी। तो देखिए उधार का मतलब है 1 दिन लिए, 2 दिन लिए, 4 दिन लिए, उसके बाद पैसे, ये उधार जो है ना ये नहीं होगा इसमें। फिर जारी, जारी एक अलग चीज है। देखिए जारी मतलब कोई काम करे उसको जारी, रोज कर रहे तो काम जारी है हमेशा। दिहाड़ी, दिहाड़ी का मतलब है हम 1 दिन काम किए, आज काम किए और आज ही पेमेंट मिलना चाहिए, कल काम किए कल, तो वो दिहाड़ी होता है। और बारी का मतलब होता है ये रोज, जैसे महीना भर का
हिसाब। महीना भर, जैसे देखिए दही वाली मगरमच्छ शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने की बारी को ही क्या कहते हैं, वारी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वारी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ओह रोन होगा, रोन नदी कहाँ है। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोन नदी कहाँ है। तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, बी है उत्तर फ्रांस में, और सी है उत्तर अफ्रीका में, और डी क्या है, दक्षिण फ्रांस में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में या उत्तर फ्रांस में, उत्तर अफ्रीका में या दक्षिण फ्रांस में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में। याद रहेगा आप लोग को, रोन नदी कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन है सातकोरी होता, बी है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक है, ऑप्शन है सातकोरी होता, बी है सुजात या सुजाता होगा सुजाता, और सी है सावरदया, और डी क्या है ईश्वर पेटलीकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सातकोरी होता। ढहते विश्वास जो पाठ है उसका लेखक कौन है, सातकोरी होता जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में क्या, हम लोग का भी घर होता है, उसका दीवार होता है रूम का, तो उसमें भी एक खिड़की छोड़ दिया जाता है। तो उसी तरह दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, बी है नलिनी बिलोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी क्या है मैक्स मूलर। तो क्या होगा इसका आंसर बताइएगा, क्या होगा। चलिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो है ये विनोद कुमार शुक्ल जी का है। किनका है, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में खिड़की रहती है नामक उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति, ओह लक्ष्मी का पति ये दो बार आ गया है। तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में कहानी की जो पात्रा है ना लक्ष्मी, उसका पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, दिल्ली में, ऑप्शन ए क्या है दिल्ली में, और बी क्या है पटना में, और सी कोलकाता में। ऑप्शन सी क्या होगा, कोलकाता में, और डी क्या है कटक में। तो ढहते विश्वास इस कहानी का लक्ष्मी का जो पति है ना लक्ष्मण, लक्ष्मी का पति कौन है, लक्ष्मण। तो ये कहाँ नौकरी करता है, ये कोलकाता में नौकरी करता है। कहाँ करता है, कोलकाता में। अपने परिवार को चलाने के लिए ये कोलकाता में जॉब करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 33 है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है, मसाला पीस रही है। लेखक की माँ मसाला पीस रही है। बी है चावल चुन रही है, और सी क्या है सब्जी बना रही है, और डी बर्तन धो रही है। तो देखिए मछली शीर्षक कहानी की माँ, लेखक की जो माँ है वो क्या कर, मसाला पीस रही है, चावल चुन रही है, सब्जी बना रही है, बर्तन धो रही है, क्या कर रही है। तो इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ना मसाला पीस रही है। क्या कर रही है, मसाला पीस रही है। क्योंकि पिताजी ने मछली खरीदे थे, और कितनी मछलियाँ थी, 3 मछलियाँ थी, जिसको बनाने के लिए क्या किया जा रहा था, माँ के द्वारा, लेखक की माँ के द्वारा मसाला पीसा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34। क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। देखिए बोल रहा है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे। तो ये बताए थे न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर। सरपट शब्द का अर्थ क्या है। देखिए
35 है। सरपट शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है किनारा, बी है तेजी, और सी क्या है जादू, और डी क्या है प्रभाव। देखिए सरपट का मतलब होता है तेजी। सरपट का मतलब क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है ना ये होता है तेजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजी। क्या हो जाएगा आंसर? तेजी। सरपट शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तेजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36। देखिए क्वेश्चन कर रहा है आग उगलना मुहावरे का अर्थ है। आग उगलना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए पहला इसका ऑप्शन है झगड़ा पैदा करना। क्या है पहला? झगड़ा पैदा करना। दूसरा है झगड़ा को शांत करना, झगड़ा को शांत करना। और तीसरा है कठिन परिश्रम करना। तीसरा क्या है? कठिन परिश्रम करना। और चौथा है अतिशय क्रोध करना। अतिशय क्रोध करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आग उगलना। देखिए आग उगलना का मतलब ये झगड़ा शांत करना तो नहीं होगा। आग उगलेंगे तो कठिन परिश्रम में आग उगलना ये भी नहीं होगा। अतिशय क्रोध करना ये भी। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा झगड़ा पैदा करना। आग उगलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? झगड़ा पैदा करना। क्या हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए 37 जो है इसको देखिए। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? तो देखिए किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन है गिरिजा, बी है शहीद, सी है थाती, और डी क्या है देवप्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है ना ये हो जाएगा थाती। क्या हो जाएगा? थाती। 2001 के कार्यक्रम के अनुसार जो है ना ये पत्रिका का नाम था थाती। क्या नाम था? थाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन है। किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? यानी क्या? किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं, या रस कहते हैं, अलंकार कहते हैं, या छंद कहते हैं? क्या कहते हैं? शब्द शक्ति, रस, अलंकार या छंद। क्या कहते हैं? किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शब्द शक्ति। क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 38 का ए, शब्द शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर होगा। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां जी का ननिहाल कहाँ है? अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां जी का ननिहाल कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन ए है वृंदावन। ऑप्शन ए क्या है? वृंदावन, बी है बलिया, और सी क्या है पोरबंदर, और डी है काशी। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमीरुद्दीन जो बिस्मिल्लाह खां जी थे इनका ननिहाल कहाँ है? देखिए ये वाराणसी काशी में है। कहाँ है? काशी। इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 39 का? डी, काशी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर होगा। आज का टोटल क्वेश्चन 59 यानी 59 क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार हैं? यानी कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए है रस के, बी है यहाँ अलंकार होगा, अलंकार के, शब्द शक्ति के, छंद के। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार हैं? रस के, अलंकार के, शब्द शक्ति के, छंद के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शब्द शक्ति के। क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति के। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41। बिस्मिल्लाह खां यानी क्या अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किससे 6 पैसे लेते थे? बिस्मिल्लाह खां जो है अमीरुद्दीन फिल्म को देखने के लिए किससे पैसे लेते थे और कितने रुपए लेते थे? 6 पैसे। तो देखिए मामू से या क्या हो जाएगा? देखिए मामू से लेते थे, या मौसी से लेते थे, या नानी से, या सब यानी ये तीनों से लेते थे। बताइए। तो देखिए ये जो थे ना 2-2 पैसे सबसे लेते थे। इनसे भी 2 पैसे, इनसे भी 2 पैसे, इनसे भी 2 पैसे, और इनसे भी 2 पैसे। सबसे 2-2 पैसे लेते थे और इनको टोटल कितना हो जाता था? 6 पैसे हो जाते थे। कितने पैसे? 6 पैसे।
और तब कहाँ जाते थे? फिल्म देखने के लिए जाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किससे पैसे लेते थे? तो मामू से, मौसी से, नानी से, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, सभी से लेते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है यतीन्द्र मिश्र, सी है अमरकांत और डी क्या है? गुणाकर मूल्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? महात्मा गांधी। क्या है नाम? 42 का ऑप्शन क्या? ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43। देखिए ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? सभी को पता होगा, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 और 1950। बताइए क्या होगा 43 का आंसर? तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन, 1948 ईस्वी हो जाए। क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी में गांधी जी की हत्या किसके द्वारा हुई? नाथूराम गोडसे ने। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 44 नंबर। क्या है क्वेश्चन? सेन साहब के कितने लड़कियां थी? सेन साहब के कितने लड़कियां थी? तो देखिए सेन साहब को जो है ना 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। कितने लड़कियां थी? सेन साहब के 5 लड़कियां और एक लड़के थे जिसका नाम क्या था? कासू। इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का सपना देखते रहते थे। तो देखिए सेन साहब की जो लड़कियां थी 5 लड़कियां। कितने लड़कियां? 5। सीमा, रजनी, आलो और शेफाली, एक आरती। देखिए तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन होगा। दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? क्या है? दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो किस राजा के मिले हैं? ऑप्शन ए है राजा शंकर प्रताप के, बी है राजा रत्नसेन के, सी है राजा सौविक के और डी क्या है? राजा वर्णुक के। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए राजा शंकर प्रताप के, राजा शंकर प्रताप के। 45 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? ऑप्शन ए है 1020 ईस्वी का, बी है 1030 ईस्वी का, सी है 1040 ईस्वी का और डी क्या है? 1050 ईस्वी का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1020 होगा या 30, 40, 50? क्या होगा? देखिए 1020 इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? 1020 ईस्वी का बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? 1020 ईस्वी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है जन्म से पागल और गूंगी कौन है? कौन थी? जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? कमू थी, सीमा थी, नीमा थी या मंगू थी? कौन थी? तो ये जन्म से पागल और गूंगी मंगू थी। कौन थी? मंगू। मंगू की बड़ी बहन का नाम ही ना कमू था। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मंगू के अलावा मां को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी मां को कितनी संतानें थी? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। देखिए 2, 4, 3, 5। देखिए मंगू की मां को ना वैसे 2 बेटा और 2 बेटी था, जिसमें से एक मंगू और कमू। बेटा का नाम नहीं दिया, बेटी का नाम दिया। एक का बड़ी बेटी का नाम कमू था और छोटी बेटी का नाम मंगू। तो मंगू जन्म से ही पागल और क्या थी? गूंगी थी। तो मंगू के अलावा मां को कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी। कितने संतानें थी? 3 संतानें, एक कमू और 2 बेटा। कितने? मंगू के अलावा उसकी मां को कितने संतानें थी? 3। अगला क्वेश्चन देखिए 49 क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए?
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको इससे पहले भी बताए थे, एक दो बार बताए थे, चलिए फिर भी। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए? अमेरिका गए थे, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहाँ गए थे? अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए, स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो देखिए, पहला है रामधारी सिंह दिनकर जी का, बी है जीवनानंद दास जी का, सी है अनामिका जी का, उसके बाद डी क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी का। देखिए, तो स्वर्णधूलि जो शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? यह सुमित्रानंदन पंत जी का। किनका है? किनका है? सुमित्रानंदन पंत। ये इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? जीवनानंद दास की, क्या है? जीवनानंद दास की है, या कुंवर नारायण की, या रसखान की, या वीरेंद्र डंगवाल की है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? बताइएगा, आत्मजयी नामक जो है प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो यह है कुंवर नारायण की। किनकी रचना है? कुंवर नारायण जी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता निम्न में से कौन है? तो देखिए, ऑप्शन ए लौट कर आऊंगा फिर, बी है हमारी नींद, और सी क्या है? मेरे बिना तुम पर वो, और डी है हिरोशिमा। तो देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की जो है ना, हिरोशिमा के लेखक। किसके लेखक? हिरोशिमा। लौट कर आऊंगा फिर, इसका लेखक कौन है? जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास। हमारी नींद कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। और मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया दिल के। तो इसका जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किनका है? हिरोशिमा का। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हिरोशिमा। लौट कर आऊंगा फिर का क्या कौन है? जीवनानंद। हमारी नींद का क्या है? वीरेंद्र डंगवाल। और मेरे बिना तुम प्रभु का रेनर मारिया रिल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? यानी क्या, हिरोशिमा जो कविता है ना, शीर्षक कविता, इसमें जली हुई छाया किसकी साक्षी है? मानव की, दानव की, वन की, या जीव जंतुओं की? किसकी साक्षी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मानव की। किसकी साक्षी है? मानव की। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो जली हुई जो है ना छाया, वो किसके साक्षी है? मानव के, मनुष्य के। चलिए अगला क्वेश्चन है 54। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? मनुष्य, या वृक्ष, या सैनिक? इनमें से कोई नहीं। क्या रहता है? मनुष्य रहता है चौकन्ना, या वृक्ष रहता है, या सैनिक? इनमें से कोई। कौन रहता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष, हमेशा चौकन्ना रहता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में जो हमेशा चौकन्ना कौन रहता है? तो वृक्ष रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि जो है वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए यहां ऑप्शन दिया 1947 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1944 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी। कवि वीरेंद्र डंगवाल का जो जन्म हुआ था ना, कब हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो ऑप्शन ए क्या है? पौधा, या डाली, या अंकुर, या फूल? तो देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? जब कोई बीज जो है ना वो जन्म लेता है ना, अंकुर होता है ना, तो वो ऊपर के मिट्टी को क्या करता है? हटाता है, और वो क्या करता है? बाहर आता है, ऊपर आता है। तो हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो ये अंकुर किया। किसने किया? अंकुर। क्योंकि डाली ऊपर होता है, पौधा भी धरती के ऊपर ही होता है, फूल पौधा होगा उसमें फूल आएगा फिर। तो फूली हुई छत को भीतर से धकेलना कौन शुरू किया? अंकुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिए ऑप्शन ए है इसी दुनिया में, बी है कवि ने कहा, सी है स्याही ताल, और डी क्या है दुष्चक्र में श्रेष्ठता। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठता। क्या हो जाएगा? दुष्चक्र में श्रेष्ठता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? ऑप्शन ए रेनर मारिया रिल्के की, सुमित्रा नंदन पंत की, कुमार नारायण की, या अनामिका की। तो स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ना, देखिए स्त्रीत्व यहीं से पता चल रहा है, स्त्रीत्व मतलब स्त्री होगी, तो स्त्री इसमें कौन दिख रहे हैं आपको? अनामिका जी। यही जो है ना स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना इन्हीं का रचना है। किनका? अनामिका जी का, इनका रचना है। चलिए इस सेशन का आप जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप लोग जो है इनका स्टोरी पढ़े होंगे, कविता पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा इनका जन्म स्थान कहाँ है। हम लोग कहाँ से एग्जाम देने वाले हैं? वहीं है ना, बंगाल नहीं, उड़ीसा नहीं, तो हम लोग कहाँ हैं? यहीं से ना। इनका जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। तो चलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।